पिछली बार हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में बात किए थे। अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उन स्केल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो पिछली बार नॉर्मलिटी पढ़े थे हम लोग, अब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन, वैसे सिंपल अगर फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हम 100 में निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कितना, ठीक उसी प्रकार फ्रैक्शन का मतलब 1 में कितना, यूनिट अमाउंट में जितना प्रेजेंट हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे किसी सबस्टांस का परसेंटेज हम कहते हैं कि वो सबस्टांस 40% है, इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टांस अगर 100 है तो उसमें वो पार्टिकुलर सबस्टांस 40 है। फ्रैक्शन, अगर किसी सबस्टांस का फ्रैक्शन हम कहते हैं 0.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टांस में वो पार्टिकुलर सबस्टांस, अगर टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टांस यूनिट है तब वो पार्टिकुलर सबस्टांस उसमें 0.5 है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब 1 में कितना, 1 में कितना। यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड ये टर्म है। सॉल्यूशन में अगर हम कंसीडर करें तो एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हम ए माने, सॉल्यूट को बी माने। हम चाहें तो किसी भी सबस्टांस का मोल निकाल सकते हैं, जैसे हम ए का मोल निकाले Na, बी का मोल निकाले Nb। अब हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, दोनों ही सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ x से डिनोट कर रहे हैं। ए का सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x से, ए का सॉल्यूट बी का मोल फ्रैक्शन x भी माने। अब जब हम x से कैलकुलेट करेंगे मतलब a का मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो उसके मोल को पहले लिखेंगे और नीचे जितना भी सबस्टांस है सबके मोल को ऐड करके लिख देंगे। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, बी का मोल लिखेंगे और नीचे जितना भी सबस्टांस है सबका मोल ऐड करके लिख देंगे। ये बी का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। रेशियो मतलब किसी एक सबस्टांस के मोल और तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सबस्टांस, किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल्स का जो रेशियो है उस रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब अगर हम इसे डिफाइन करें तो द रेशियो ऑफ नंबर of moles of a component number of moles of a component and number of moles of all components is called mole fraction. मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का मोल और जितना भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट के मोल के रेशियो को उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब किसी सॉल्यूशन में जितना भी सबस्टांस है सारे सबस्टांस के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन 1 में निकालते हैं। जैसे परसेंटेज हम सबका जोड़ें तो 100 होता है, ठीक उसी प्रकार फ्रैक्शन हम सबका जोड़ें तो 1 के बराबर होगा। मतलब द सम ऑफ
मोल fractions of all components is equal to 1। जैसे हम यहाँ अभी सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में दो सबस्टांस हैं ए और बी। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी को अगर हम ऐड करें तो वो 1 के बराबर होगा। अब मोल फ्रैक्शन मोललिटी से रिलेटेड होता है। जैसे एक फॉर्मूला हम लिखें एक्स बी मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये एक्स बी इज इक्वल टू एम मतलब मोललिटी बाई 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एम। मतलब मोललिटी और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। एक्स बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, एम मोललिटी, बाकी जो है हम जानते हैं पहले से। ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हुआ। हम जैसे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना देखें तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। जैसे एक छोटा सा सवाल हम बनाए, इन 90 ग्राम वाटर 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट। 90 ग्राम वाटर 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। सॉल्वेंट लिखे, सॉल्यूट लिखे, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट यूरिया है। सॉल्वेंट 90 ग्राम, यूरिया 30 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसका मोल निकालें, गिवन मास बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 10 तो 5। इसका मोल निकालें, गिवन मास, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हम पहले से जानते हैं 60। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, इसका हम मास जोड़ेंगे तो 60, ये आ गया 0.5। अब एक्स सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालें, सॉल्वेंट वाटर, तो सबसे पहले वाटर सॉल्वेंट का मोल लिखना पड़ेगा। वाटर का मोल यहाँ 5 बाई नीचे सबका मोल जोड़ के, तो वाटर का 5, यूरिया का 0.5। इसको सॉल्व करके हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखें तो सॉल्यूट का मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे सबका मोल लिखेंगे 0.5। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब आगे परसेंटेज मास बाय मास, इसका मतलब ये भी एक पैरामीटर है, इसके हेल्प से भी हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताते हैं। परसेंटेज मास बाय मास, जैसे अगर किसी सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए कि X% कोई सॉल्यूट हो, जैसे हम सॉल्यूट मानते हैं यूरिया, मास बाय मास और वेट बाय वेट और
m/m और w/w और बाय मास। अगर इसमें से कुछ भी लिखा हुआ रहे किसी सॉल्यूशन के बारे में, कुछ परसेंटेज दिया हो, किसी सबस्टांस का कुछ परसेंटेज दिया जाए और परसेंटेज के बाद इसमें से कोई टर्म हो, मास बाय मास, वेट बाय वेट, m/m, w/w या बाय मास, तो हम उस कंडीशन में सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसीडर करेंगे। हम मानेंगे कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, हम वहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन मानेंगे। जैसे हम किसी सवाल को बनाते समय कुछ कंसीडर करते हैं, XYZ कुछ मानते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ मानेंगे कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। और जो सबस्टांस जितना परसेंट दिया हुआ है, जैसे यूरिया है X%, तो हम मानेंगे कि यूरिया X ग्राम। फिर हम सवाल आगे बनाएंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन के बारे में अगर इस तरीके का कुछ लिखा हो तो हम उस कंडीशन में सॉल्यूशन को 100 ग्राम लेंगे और जिसका जितना परसेंट है उसको उतना ग्राम मानेंगे। दूसरा कंडीशन अगर ऐसे लिखा हो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जैसे दिया हो X% यूरिया, X% यूरिया मास बाय वॉल्यूम m/v w/v। इसमें से अगर कुछ भी हो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है और जिसका जितना परसेंट दिया हुआ है, जैसे यूरिया X%, उसको उतना ग्राम मानेंगे। मतलब अगर सिर्फ मास का यूज हो, वॉल्यूम का यूज नहीं हो, परसेंटेज के बाद किसी का कुछ परसेंट दिया हुआ हो, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, साल्ट, किसी का कुछ परसेंट दिया जाए और परसेंटेज के बाद मास का यूज हो, वॉल्यूम का यूज नहीं हो, तब उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम लेते हैं और जो जितना परसेंट है उसको उतना ग्राम मानते हैं। अब अगर किसी सबस्टांस का कुछ परसेंटेज दिया जाए, जैसे यूरिया का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के बाद मास के साथ वॉल्यूम टर्म का प्रयोग हो, मास और वॉल्यूम दोनों टर्म का अगर प्रयोग हो, उस कंडीशन में हम यूरिया सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर लेंगे। मतलब हम यहाँ सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं 100 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम दिया हो तो, और अगर वॉल्यूम टर्म का यूज़ यहाँ नहीं है तो हम सॉल्यूशन 100 ग्राम लिए, मतलब हम यहाँ सॉल्यूशन के मास को कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे, सवाल बनाते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे इन दोनों पर एक छोटा सवाल अगर हम बनाकर देखें, जैसे एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% यूरिया मास बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट मोलरिटी। अब हम यहाँ पढ़े सवाल को, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी है और उसके साथ यूरिया प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन का सवाल हम जब भी बनाएंगे तो पहले हम सॉल्वेंट लिखेंगे, फिर सॉल्यूट, दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट यूरिया है। अब दिया हुआ है 30% यूरिया मास बाय वॉल्यूम। अभी हम पीछे पढ़े कि मास के साथ अगर वॉल्यूम टर्म का यूज हो, उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर मानते हैं। मिलीलीटर मतलब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, और जिसका जितना परसेंट दिया हो उसको उतना ग्राम लेते हैं।
यूरिया 30% दिया है, इसका मतलब यूरिया 30 ग्राम हो गया। हमारे पास दो चीज़ है, यूरिया 30 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, ये दो चीज़ उपलब्ध है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट यूरिया है, यूरिया का मोल हम निकालें, मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये 0.5 आ गया, 0.5 नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कंसीडर किए हैं 100 मिलीलीटर। ये 100 मिलीलीटर हम इसलिए कंसीडर किए कि मास बाय वॉल्यूम टर्म का यूज है, हम पीछे पढ़े हैं, क्योंकि अगर मास बाय वॉल्यूम टर्म का यूज हो तो सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर मानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ फॉर्मूला में वॉल्यूम को लीटर में यूज़ करना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए तो 0.1 हुआ, सॉल्व किए तो 5, मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। दूसरा सवाल अगर हम देखें, an aqueous solution contains 30% urea mass by mass, calculate molality, calculate molality। यहाँ पर मास बाय मास टर्म का यूज है, मास बाय मास टर्म का अगर यूज हो तो हम सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है। अब फिर से एक बार हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लिखें, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट यूरिया, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है और यूरिया 30 ग्राम, 30% है, हम 30 ग्राम यूरिया लिए। अब पानी और यूरिया मिलाकर सॉल्यूशन बना है और ये दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, यानी सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में यूरिया 30 ग्राम है, इसका मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो वाटर का, तो 100 से अगर 30 को माइनस करें तो बच गया 70 ग्राम, 70 ग्राम पानी है। अब हमसे पूछा जा रहा है मोललिटी। हम जानते हैं सॉल्यूट के मोल की ज़रूरत पड़ेगी, हम फिर से मोल को निकाल लें, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये 0.5 आ गया। अब मोललिटी, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अभी कैलकुलेट किए 0.5 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी है, पानी का वेट 70 ग्राम, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करें, हम इसको सॉल्व करके मोललिटी निकाल सकते हैं। अब एक और सवाल देखें इससे रिलेटेड, एन एक्वस सॉल्यूशन, हम कोई भी सवाल बना सकते हैं, जनरली हम पानी सॉल्वेंट की तरह ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, बेंजीन, टॉलुइन, ईथर, कुछ भी लेकर हम सवाल बना सकते हैं। हम जनरली पानी का यूज़ करते हैं इसलिए हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स
36% ग्लूकोज, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, is 1.2 gram per milliliter. Calculate molality and molarity. कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलरिटी। अब हम दोनों को निकाल सकते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिया हुआ है 36% ग्लूकोज, मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज के बाद मास बाय वॉल्यूम टर्म यूज है। जब वॉल्यूम टर्म का यूज हो तो हम अभी सीखे हैं उस कंडीशन में सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर लेते हैं। हम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है D। अब हम फिर से लिखते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस है, सॉल्यूट ग्लूकोज है। ग्लूकोज 36% मतलब 36 ग्राम है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। हम मोलरिटी को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सॉल्यूट का मोल हम निकालें। मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास दिया हुआ है 36 बाई मॉलिकुलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, C6H12O6। इसका मास जोड़ने से 180 आता है। हम मोललिटी निकालें। मोललिटी इज इक्वल टू, हम अभी फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल हम निकालें, ये बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक मिनट, यहाँ स्मॉल एम हम बाद में निकालेंगे, पहले कैपिटल एम हम निकालते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया। अब अगर हम मोललिटी को कैलकुलेट करना चाहें, तो मोललिटी के लिए मास वेट ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब D मतलब डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, D इज इक्वल टू कैपिटल M 1 बाय स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1000। D 1.2, कैपिटल M हम यहाँ से कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेशन के बाद ये 0.2 बाई 0.1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो कैपिटल M का वैल्यू 2, 1 बाई स्मॉल m कैलकुलेट करना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 180 बाई 1000। हम इसको सॉल्व करके स्मॉल m को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम मोलरिटी और मोललिटी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे पैरामीटर को अगर देखें, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm भी कहते हैं। यह बहुत ही छोटा स्केल है। जनरली इसका यूज छोटे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर बहुत ही कम हो तब हम ppm का यूज़ करते हैं। पानी के हार्डनेस को बताने के लिए हम ppm का ही प्रयोग करते हैं। मतलब इस बात को हम ऐसे लिखें तो
it is used to express small strength। छोटे स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ अगर बहुत ही कम हो उसका यूज़ करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन ppm। पानी के हार्डनेस को ppm के फॉर्म में ही बताया जाता है। अब इसकी बात हम करें तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन का कितना पार्ट। अगर सीधा सीधा हम समझें तो कोई सॉल्यूशन अगर 1 kg हम लिए हैं, 1 kg अगर कोई सॉल्यूशन लिए हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना मिलीग्राम प्रेजेंट है, मतलब अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट इन मिलीग्राम, amount of a component in milligram present in 1 kg solution is called ppm। टोटल सॉल्यूशन अगर 1 kg हम लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना मिलीग्राम उसमें प्रेजेंट है उसी को ppm कहते हैं। किसी कंपोनेंट का ppm अगर कैलकुलेट करना हो, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, या मास की बात हम करें, अमाउंट हम किसी भी यूनिट में लें तो सीधा हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मतलब मास वॉल्यूम हम किसी का भी यूज़ करें तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, मतलब 1 मिलियन 10 लाख। तो हम इससे ppm को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ppm को अगर कैलकुलेट करें, ये इन a solution 30% sugar by mass is present, calculate ppm of sugar। शुगर के ppm को कैलकुलेट करना है, 30% दिया हुआ है। इस सवाल को अगर हम देखें तो 30% शुगर बाय मास दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 30 ग्राम शुगर, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 30 ग्राम शुगर। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में 30/100 और ppm निकालना है। ppm का मतलब 10⁶ ग्राम, 1 मिलियन में। जैसे परसेंटेज हम 100 में निकालते हैं तो ppm हम 10⁶ में निकालेंगे, मतलब 1 मिलियन में निकालेंगे, 10 लाख ग्राम में निकालेंगे। 10⁶ में 30/100 इंटू 10⁶, ये ppm निकल गया शुगर का। इस तरीके से हम परसेंटेज को ppm में बदल सकते हैं, मतलब एक यूनिट को दूसरे, एक स्केल को दूसरे स्केल में हम चेंज कर सकते हैं। हम ppm को दूसरे किसी स्केल में, परसेंटेज में, मोलरिटी किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अब
जैसे अगर अपोजिट हो, इन वाटर 20 ppm chloroform by mass is present. Calculate percentage of chloroform. ppm को परसेंटेज में चेंज करना है, तो ppm दिया हुआ है 20 ppm, इसका मतलब इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म। ppm का मतलब 10⁶ ग्राम में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में 20/10⁶। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में 20/10⁶ इंटू 100, ये परसेंटेज निकल गया क्लोरोफॉर्म का। इस तरीके से हम ppm से रिलेटेड सवाल बना सकते हैं। अब एक छोटा सा और यूनिट, डेमल यूनिट। इसे हम डिफाइन करें सिर्फ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, if 1 mole solute is present in 1 liter solution, then it is called डेमल यूनिट। डेमल यूनिट 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट हो तब हम उसे डेमल यूनिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब कोई सॉल्यूशन अगर हम तैयार करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर और उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है, तो उस गिवन सॉल्यूशन को, उस सैंपल को हम डेमल यूनिट कहेंगे। हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन एक डेमल यूनिट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स का यूज होता है, हम उन पैरामीटर्स के बारे में पढ़े। सभी पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़े और सब पर हम कुछ सवाल बनाए। कल से अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हम अभी इस वीडियो की शुरुआत में एक पासवर्ड और एक आईडी जूम का दिए, उस पर हम 2 बजे से उपलब्ध रहेंगे।